नमस्कार प्यारे भैया एवं बहनों। आज हम अपना जो दूसरा अध्याय है बचपन, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ की जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती जी। लेखिका ने इस पाठ के द्वारा हमारे समक्ष एक संस्मरणात्मक आलेख को प्रस्तुत किया है, जिसमें लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं को, उनके जीवन में बचपन में जो जो घटनाएं घटी, उनको प्रत्यक्षता व सत्यता के रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। अर्थात ये एक संस्मरणात्मक आलेख है। अब संस्मरण किसे कहेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मृति के आधार पर, अर्थात अपनी याददाश्त के आधार पर किसी विषय पर लिखा गया लेख संस्मरण कहलाता है। लेखिका ने इस पाठ को एक संस्मरण के रूप में लिखा है, अर्थात बचपन में उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी और वर्तमान में क्या परिवर्तन आया, उन सभी घटनाओं का इस पाठ में लेखिका ने जिक्र किया है। तो आइए आज हम लेखिका के इस संस्मरण को पढ़ते हैं। तो लेखिका कह रही है अपने बचपन के बारे में, हम सभी को अपने बचपन से अवगत करा रही है। क्या कह रही है, आइए पढ़ते अभी हम। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, हम सभी से कह रही है लेखिका। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन अर्थात बाल्यावस्था का समय, जब लेखिका जब लेखिका की उम्र 10 से 11 वर्ष के समय थी, उस समय की उन्होंने घटना का वर्णन किया है। फिर कहती है लेखिका, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। लेखिका कह रही है कि मैं उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपके दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी हो सकती हूँ और बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। फिर कहती है लेखिका कि परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, अर्थात दीदी कहकर ही पुकारते हैं। फिर कहती है, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना अर्थात समझदारी पूर्ण, अर्थात समझ आना। फिर देखिए आगे, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी यानी आज से लगभग 100 वर्ष पहले। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। लेखिका कह रही है मेरे अ, जो पहनने ओढ़ने के उसमें है जो काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। अब कपड़े के आगे एक शब्द जुड़ा है रंग बिरंगे, ये यहाँ पर विशेषण शब्द है, कपड़ों की विशेषता को प्रकट कर रहा है। फिर आगे देखिए, नीला जामुनी, ग्रे काला चॉकलेटी। अब कुछ मन अब मेरा जो मन है कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। मैंने पिछले पिछले कई वर्षों में मैंने तरह तरह के पोशाकें अर्थात तरह तरह के मैंने कपड़े पहने हैं। पहले मैं फ्रॉक, फिर फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार, घेरदार चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब देखो ये नाम आया, देखिए फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार, ये सभी जो है ये कपड़े हैं, पहनने के वस्त्र हैं। अब आपने ये सभी नाम जो है दिख रहे हैं ना, ये फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, ये सारे विदेशी शब्द है। कैसे शब्द हैं? विदेशी। अब आपने नाम तो सुने होंगे, लेकिन ये कपड़े होते कैसे हैं, वस्त्र? आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये फ्रॉक है, जो बहनों के वस्त्र के रूप में काम आती हैं। ये लहंगे, ये निकर वॉकर, ये, और ये स्कर्ट। स्कर्ट जो होता है इस प्रकार का होता है बहनों के पहनने के लिए। और ये गरारे। तो ये सभी प्रकार के वस्त्र हैं। फिर लेखिका कहती हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं, जिसमें हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप। फिर एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल अर्थात होती है झालर, जिसे झालर कहते हैं, ऐसे ऐसी होती है झालर। फिर उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का
चलन था। बालों में जो पतली पट्टी आती है कपड़े की डालने की, उसे रिबन कहते हैं। फिर देखिए लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक अर्थात जो ढीली ढाली जो वेश होती हैं, जो ढीली ढाली पोशाक होती है, उसे ट्यूनिक कहते हैं। ये ट्यूनिक शब्द आया है, ढीली ढाली पोशाक। जिसमें एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, तो दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो यहाँ पर लेखिका ने जो उसे दो ट्यूनिक याद है, उन दोनों ट्यूनिकों का उन्होंने नाम बताया, और वो कैसी थी, अर्थात जो ढीली ढाली पोशाक जो पहनती थी, उनका यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। फिर लेखिका कहती है आगे, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे अर्थात जुराब, और जो स्टॉकिंग शब्द है ये भी अंग्रेजी शब्द है। स्टॉकिंग अर्थात जो लड़कियों के अर्थात बहनों के जो होते वैसे मोजे ही हैं, लेकिन वे ये जो स्टॉकिंग होते हैं ये घुटनों तक पहनने के काम आते हैं। ये घुटनों तक पहने जाते हैं, लड़कियों के घुटनों तक पहने जाते हैं, इन्हें स्टॉकिंग कहते हैं। तो लेखिका कह रही है मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। फिर देखिए आगे, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार यानी रविवार। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, अर्थात उसको चमकाने का काम करते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू अर्थात जूते। कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदेह, अर्थात जो आज के समय में जो जूते मिलते हैं वो पहले से कई ज़्यादा आराम प्रदान करने वाले हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब हम नए जूते खरीदते हैं तो पहनने के बाद जब जूते नए नए होते हैं तो छाले भी लगने शुरू हो जाते हैं। फिर उनका इलाज भी लेखिका ने ढूंढ लिया था। क्या इलाज ढूंढा वो देखिए। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। फिर फिर लेखिका आगे कहती है, हर शनिचर अर्थात हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल अर्थात जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। कैस्टर का अर्थ है अरंडी का तेल। ये लेखिका को पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली अर्थात उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ अर्थात शौक। तो फिर लेके कह रही है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, अर्थात उनमें भी परिवर्तन आ गया है शौक में। फिर देखिए, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन यानी गाने सुनने का एक यंत्र होता है, जिसे हम ग्रामोफोन कहते हैं। रेडियो और टेलीविज़न उस समय नहीं थे घरों के अंदर। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। जब लेखिका के समय, जो आज के समय में जो आइसक्रीम मिलती है, उस समय वो कुल्फी थी, और आज वो क्या बन गई है, आइसक्रीम बन गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। कचौड़ी समोसा पेटीज में। पेटीज क्या होता है, मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये कचौड़ी समोसा है और ये पेटीज। तो आज इनके जगह इन्होंने ले लिए पेटीज ने। ये फिर देखिए आगे, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, अर्थात आज इनमें परिवर्तन हो गया है। पहले लोग शहतूत और फालसे और खसखस का रूप में, आज जो है शरबत कोक पेप्सी को पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। पेस्ट्री अर्थात एक केक का ही रूप होता है, छोटा रूप।
फिर आगे देखिए, भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, अर्थात भूरे रंग की ब्रेड लाने की उनकी ड्यूटी लगती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर, फिर कन्फेक्शनरी काउंटर पर। कन्फेक्शनरी अर्थात जहाँ पर नमकीन वस्तुएं मिलती हैं, बिस्किट है, जैसे बीकानेर भुजिया वाला, बीकानेर जो प्रसिद्ध है वहाँ, जो है कन्फेक्शनरी दुकान है एक प्रकार से। तो वहाँ पर, तो ये कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेखिका कह रही है हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता, स्टॉक अर्थात संग्रह। मैं चॉकलेट लेकर बड़े मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। फिर देखिए लेखिका आगे क्या कहती हैं, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला में एक विशेष प्रकार का जो फल पाया जाता है उसे काफल कहते हैं। उनकी क्या विशेषता है, वे खट्टे मीठे और उनका रंग एकदम लाल और कुछ गुलाबी और रस भरी कश्मल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। मुंह में पानी भर आना ये भी क्या है, एक मुहावरे का प्रयुक्त हुआ यहाँ पर, अर्थात जी ललचाना। फिर देखिए चेस्टनट, एक और गजब की चीज वहां पर शिमला में, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में उनको खाया जाता। चने जोर गरम और और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी अब भी नजर वहां आती हैं। अब यहाँ पर एक पुड़िया शब्द आया, मैं आपको बताता हूँ पुड़िया कैसी होती है। ये देखिए पुड़िया, कागज की पुड़िया, जो लेखिका इस बारे में अभी आगे हम जो बता रही है। तो लेखिका कह रही है चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती हैं। पुराने कागजों से बना पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। अर्थात यहाँ पर जो पुड़िया थी, ये पुड़िया जो चने डालने के काम आती थी, जिसके बारे में लेखिका यहाँ पर बता रही है। नीचे से तिरछी और लपेटते हुए इतनी चौड़ी थी कि आसानी से हथेली पर पहुंच जाए चने। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चला। कौन सा गाना? चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था ये गाना। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते और फिर पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में अर्थात बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। तो ये लेखिका ने वहाँ पर जो समय बिताया शिमला में, उनका भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है।